Hello guys, and hi, welcome to PK Padho. My name is Pravesh, and I am the curator of this series called NCERT Distilled. जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जो कि है प्री हिस्ट्री, ऑलराइट, एंड जो सबसे पहले हमने किया था वो था सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अभी जो हमारा करंट टॉपिक जो रनिंग है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आप जानते ही हैं। उसके साथ साथ ये इस टॉपिक का तीसरा लेक्चर है। ओवरऑल ये 7वां लेक्चर है, और ये लेक्चर पे हम ध्यान देंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, रिलीजन, डिक्लाइन और कंट्रीब्यूशन क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, इसके पहले हमने जो डिस्कस किया वो ये था कि हड़प्पा में सिटीज कैसी थी, फेजेस क्या थे हड़प्पन लाइफ, हड़प्पन कल्चर के, फिर राइज कैसे हुआ बेसिकली हड़प्पन का। उसके बाद हमने इकोनॉमी पे बात करी वहाँ के, अ, और हमने साथ ही साथ सोसाइटी किस तरीके की थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ये बात करी। अब हम बात करने वाले हैं आर्ट एंड क्राफ्ट, रिलीजन और इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। सो जस्ट लेट अस स्टार्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में अब जब हम सोचते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मिला है हमें वो है ब्रॉन्ज का। जैसे हम चालकोलिथिक पीरियड में बात करते हैं कि जब हमने जैसे लास्ट चालकोलिथिक पीरियड पढ़ा था प्री हिस्टोरिक कल्चर्स में, तो कॉपर तक तो आइडिया था हमें कि कॉपर क्या होता है और क्या नहीं होता। ऑल्दो कॉपर जो चालकोलिथिक एज है वो बहुत जगहों पे हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड था उसके बाद आया, पर ये लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में इतने ज़्यादा एडवांस थे और इतनी अर्बन सोसाइटी थी कि दे ऑलरेडी न्यू अबाउट ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ही मिली हैं, जैसे कि सील्स मिले हैं, बहुत सारे सील मिले हैं जिनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस हैं। ये हड़प्पन स्क्रिप्ट में है इंस्क्रिप्शन, जिसे हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। और डिसाइफरमेंट से एक और चीज़ रियलाइज़ होती है कि जो उस टाइम के प्री हिस्टोरिक कल्चर्स थे उन लोगों के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, ना ही कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज थी। Harappan culture was the first culture in India that has its own language as well as the language had its own script। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम के लिए। इसी के साथ साथ हमें टॉयज मिलते हैं, फिर हमें टेक्नोलॉजी में जैसे आप बात कर सकते हैं कि पॉटरी मिलती है। पॉटरी के बाद हम बात कर सकते हैं कि हमें बहुत सारे एम्यूलेट्स और ज्वेलरी मिलती है। बहुत अलग अलग तरीके के ज्वेलरी मिली है, बीड्स की ज्वेलरी मिली है, स्टोन की ज्वेलरी मिली है। तो अलग अलग टाइप की हमें ज्वेलरी वहाँ से मिलती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें बीड मेकिंग, पॉटरी, मेटलर्जी, और फिर सील मेकिंग, ये सब के बारे में हमें पता चला है। इसी के साथ साथ हमें पता चला है आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस हमें जो मिले थे, क्या क्या मिले हैं। रॉ मटेरियल मिला है, जैसे स्टोन के नोड्यूल्स मिले हैं, शेल्स मिले हैं, जो उस टाइम पे वो सामान बनाने में यूज़ होते होंगे। कुछ टूल्स मिले हैं, ऑलराइट, जैसे हमें स्पिनिंग होल मिला है, स्पिंडल मिला है। तो ये वाले जो है ये स्पिनिंग में कपड़ा बनाने के काम आते थे। फिर अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ कुछ, यानी कुछ काम हो रहा होगा या कुछ खराब माल होगा उनका, वो सब उन्होंने जो रिजेक्टेड था वो सब रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल, ये सब। मेटलर्जी और ब्रॉन्ज क्राफ्ट, हड़प्पन्स को स्टोन टूल्स के बारे में ही पता था। जैसे चक्की मिली है, चक्की के बारे में पता था उन्हें। स्टोन के कुछ टूल्स होते हैं जैसे इम्पोर्टेंट, जैसे हम सिकल कहते हैं, हसिया, वो स्टोन का हसिया, वो सिकल मिला है वहाँ पे। उसके बाद ब्रॉन्ज के भी टूल्स मिलते हैं। ब्रॉन्ज के टूल्स में वायर, यानी वायर शेप में, जैसे जिस आपको क्या बोल सकते हैं, बैंगल, बैंगल के शेप का कुछ हमें मिला कि आप होल कर सके। जैसे हमें नेल्स मिले हैं, छोटी छोटी कीलें मिली हैं, इस तरीके के हमें सामान मिले हैं। ब्रॉन्ज वॉज मेड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। तो जैसे टूल्स क्या मिले हैं, एक्सेस, सॉज, नाइफ्स मिले हैं, वेपन्स, स्पीयर्स मिले हैं, हाउस होल्ड आइटम, यूटेंसिल्स, आर्ट ऑब्जेक्ट, इमेजेस एंड स्टैचूज। और ये जो इनकी डिस्कवरी है ये हमें ये बताती है कि बहुत सारे वहाँ पे स्पेशलाइज्ड ब्रॉन्ज स्मिथ्स हुआ करते थे, यानी जो जिनका पर्टिकुलरली काम ही ये था कि वो ब्रॉन्ज का सामान बनाए। ब्रॉन्ज स्मिथ हमें मिलते हैं। एक एग्जांपल मिला है मोहनजोदाड़ो से, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का, बहुत फेमस एक स्टैचू है, छोटा सा स्टैचू है।
ये मोहनजोदाड़ो से हमें मिला है। तो उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी ये थी डेवलप्ड कि वो ब्रॉन्ज के स्टैच्यू बना सकते थे। इस जो आर्ट था, जिस आर्ट से बना है, इसे वो हम बोलते हैं लॉस्ट वैक्स आर्ट। एक पहले जैसे बीज वैक्स होता है, मोम जो मिलता है हमें, उसका शेप बनाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी, और ये मिट्टी और हस्क, जो राइस हस्क होता है, उसकी कवरिंग करते हैं। उसके बाद उसमें मोल्टन आप मेटल डालोगे तो जो वैक्स है आपका वो एक तरह से निकल जाएगा, और जो आपका मोल्ड बना है वो उसका फॉर्म ले लेगा मेटल। तो वो होता है लॉस्ट वैक्स आर्ट। तो उस फॉर्म में ये हमें, उस आर्ट फॉर्म से हमें ये वाली जो है स्टैचू मिलती है। तो ये वाली जो आर्ट थी ये इन लोगों को पता थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक क्वेश्चन कभी बन सकता है। फिर टेराकोटा के फिगर्स मिले हैं, मिट्टी के आपने फिगर बनाए, उसको पका लिया तो मिट्टी के फिगर हो जाते हैं, उसको टेराकोटा फिगर्स कहते हैं। फायर बेक्ड अर्दन क्ले, ओके। टॉयज मिले हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, वर्शिप बोला जा सकता है, नॉट श्योर, पर हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप भी हो। बर्ड्स, जैसे जो फिगर्स हैं वो बर्ड्स के, डॉग्स, शीप्स, कैटल, मंकी, मैन, वुमेन, इन सब के हमें फिगर्स मिलते हैं। तो कहाँ पे मिले हैं मोस्टली? ये चोलिस्तान में मिला है, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का एक रीजन है। यहाँ पे प्लो मिला है, यानी एक हल्का शेप मिला है टेराकोटा से बना हुआ। फिर बनावली जो हमारे हरियाणा में है, यहाँ पे भी प्लोज मिले हैं। ऑलराइट, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये बहुत ही सिंपल आर्ट वर्क हुआ करता था, यानी बहुत ही इसमें शोशा वगैरह कुछ नहीं था, बहुत सिंपल तरीके से बने हुए हैं। यानी ये कहा जा सकता है यहाँ पे कि किसी ने, कोई हो सकता है कोई बच्चा हो या कोई अप्रेंटिस हो, नौसिखिया हो, जो छोटा मोटा शेप बना रहा है। या ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे आर्ट का इतना और रियलिज्म का इतना फोकस ना रहा हो, तो जिस तरीके से शेप मिला और जिस तरीके से वो वहाँ की मिट्टी ढाई जा सकती थी, उस हिसाब से उन्होंने शेप बनाया और उसको बेक कर लिया। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर आर्ट। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये मिलता है कि हमें वेट्स एंड मेजर्स भी मिले हैं, जो कि ये बताते हैं कि उन्हें मेजरमेंट का आइडिया था। किसी भी चीज़ को तोल तोल सकते थे और नाप सकते थे वो लोग। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ होता है ट्रेड में। किसी को कितना सामान चाहिए, किसको कितना कपड़ा चाहिए, किसको कितना किलो कुछ अनाज चाहिए, तो ये सब हम तोला जा सकता था। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम के हिसाब से। मेजरिंग स्टिक्स हुआ करती थी उस टाइम पे, जैसे एक पर्टिकुलर ऐसी स्टिक है, उस पे इवन पॉइंट्स पे मार्क है, जैसे हमारी स्केल होती है मॉडर्न टाइम की, उसी तरीके से ये एक स्टिक हुआ करती थी। वेट्स मिले हैं जो कि ट्रेड में यूज होते होंगे, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो इनके वेट्स थे वो कंसिस्टेंट थे, और वे 16 के मल्टीपल्स में हुआ करते थे, कि 16, 32, 64, इस फॉर्म में ये इसके वेट्स हुआ करते थे। इससे एक और चीज़ रियलाइज होती है, जैसे अभी भी हम अगर देखते हैं, अगर 16 पैसे क्या होता है, तो जैसे हमारे यहाँ एक आना हो गया, या एक आना जो हमारे यहाँ चलता है, एक आने में 4 पैसे होते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे ऐसे, जैसे इस कॉन्सेप्ट को हम, मैं कैसे समझाऊं आपको? जी, एक बताता हूँ। जैसे 1 रुपए हो गया, ठीक है। 1 रुपए में होते हैं आपके 16 आने। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यहीं से चल रहा है, और हो सकता है कि ये उस टाइम से अभी तक रनिंग में हो। न्यूमेरिकल सिस्टम जो यूज किया जाता था, तो जैसे कुछ छोटी मोटी चीजें उसके लिए लोअर डिनोमिनेशन भी हुआ करते थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32। तो ये सब आप देख रहे हैं कि मल्टीपल्स में है, 2, 4, 8, 16, 32, और ये 1280 तक जाता था, यहाँ तक के हमें एविडेंस मिले हैं। और जो हायर डिनोमिनेशन होता था, कोई बड़ी चीज के लिए कुछ बड़ा तोलना है, तो उनके पास डेसिमल सिस्टम भी था। नॉट टू बी प्योरली हाईली डेवलप्ड, जो कि अभी एडवांस मैथमेटिक्स और इस सब से जो समझ में आता है, लेकिन एक मिनिमल लेवल पे डेवलप था कि अगर कोई चीज़ का बंच बनाना है, जैसे आपको, जैसे हम अभी एक डजन का बंच बनाते हैं, तो ये लोग 10-10 का बंच बनाते थे। तो एक बंच हो गया, ऐसी मल्टीपल बंचेस काउंट कर लिए तो आपके डेसिमल सिस्टम में आ गया। ऑलराइट, ये जो है, जो वेट्स होते थे, ये शर्ट के बनते थे। शर्ट एक टाइप का पत्थर होता है, और बहुत ही कंसिस्टेंट पत्थर है ये, ज़्यादा ज़्यादा वियर एंड टियर नहीं होता, इसलिए इसका वेट बनाना
बहुत ही सही माना जाता है। अगर कोई आप नॉर्मल पत्थर ले लेंगे या जैसे मान लीजिए चूने का पत्थर हो गया, वो मिल गया, तो जब जितने बार आप उसको यूज़ करेंगे उतने बार उसका वज़न कम होता जाएगा। इसमें वो सिचुएशन नहीं आती। और शेप है इसका क्यूबिकल होते थे और मार्क्स वगैरह नहीं होते थे इसमें। पॉटरी मिली है जो हमें, पॉटरी क्या बोलती है कि पॉटर व्हील्स था मतलब, यानी एक अच्छे लेवल की हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, पॉटिंग टेक्नोलॉजी, जिससे एक अच्छे तरीके का पॉट बनाया जा सके। मटके जो थे कंसिस्टेंट थे, सेम शेप के थे, यानी एक तरीके की साइंस इन्वॉल्व थी इसमें। जो टेक्नोलॉजी थी इनके पास ये भी थी कि वो ग्लॉसी और शाइनी सर्फेसेस बना सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लॉस करने का तरीका, सिरेमिक कोट करने का तरीका, ये उन लोगों के पास अवेलेबल था। बिना सिरेमिक के ग्लॉस होना कोई भी सरफेस का बहुत मुश्किल है, तो सिरेमिक टेक्नोलॉजी उनके पास थी। किस टाइप की पॉटरी मिली हमें? रेड एंड ब्लैकवेयर मिला है वहाँ पे। तो ये लाल मिट्टी से बनते थे मोस्टली, रेडिश, और उसके ऊपर ब्लैक पेंट से पेंट किया जाता था जो भी आपको फिगर बनाने हैं, जैसे डॉट्स हो गए, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, ट्रीज हो गया, लीफ के डिजाइन हो गए, एनिमल के फिगर्स हो गए। फिर हरप्पन स्क्रिप्ट जो है, हरप्पन स्क्रिप्ट हमें मिलती है मोस्टली सील्स पे। ऑलराइट, मोस्टली जो मिली है हमें सील्स पे मिली है, और ये हमें सील्स जो है इंडिया में भी मिली है, और ये हमें इराक वगैरह वाले रीजन में भी मिली है, जो कि हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बात करते हैं, वहां पे भी मिला है हमें। तो हरप्पन्स ने एक आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप करी थी पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ऐसी चीज, आर्ट ऑफ राइटिंग, राइटिंग क्या होता है बेसिकली? कोई भी डिजाइन बना देना राइटिंग नहीं होता। अगर मैं कुछ बना रहा हूँ या मैं कुछ लिख रहा हूँ, अगर आप उसको पढ़ सकते हैं तब वो राइटिंग है। अगर आप वो लेजिबल ही नहीं है, अगर आप उसको पढ़ ही नहीं सकते, तो वो राइटिंग कैसे हुई? और राइटिंग इज अ बेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो मैं लिख रहा हूँ, आपको पता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, और आप वो बात समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। दैट्स द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू राइटिंग। तो राइटिंग से ये बात समझ में आती है कि इन लोगों के पास एक यूनिफॉर्म टाइप की स्क्रिप्ट थी, जिससे वो अपने आइडियाज या कम्युनिकेट करा जा सकता था उन लोगों के द्वारा। ये जो है 1853 में आई। ऑलराइट, 1853 में से सबसे पहला स्पेसिमेन मिला था, जिसके बारे में आपको याद है मैंने आपको बताया था कि एक रिसर्च पेपर सबसे पहले सबसे पहले एक रिसर्च पेपर बनाया गया था वहाँ के 1921 में, डेवलपमेंट से पहले करीब 1883 के अराउंड। तो उस रिसर्च पेपर में सबसे पहले ये स्पेसिमेन जो मिला था हमें स्क्रिप्ट का, उसके बारे में मालूम पड़ता था। आज के टाइम में जो प्रेजेंट स्टेटस वही है कि ये अनडिसाइफर्ड है, इसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए, हमें नहीं पता कि क्या लिखा है, क्या भाषा है, और ये क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ऑलराइट, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? मोस्टली पिक्टोग्राफिक है ये, जो उनकी लिपि है, जो उनकी स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक है। अल्फाबेटिक्स कुछ भी नहीं है, एक कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट कुछ डिसाइड नहीं करता, इस वजह से हम उसे डिसाइफर नहीं कर पा रहे। हमें यही नहीं पता कि साउंड क्या निकलेगा अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो। साइंस करीब 250 से 400 साइंस मिले हैं पिक्टोग्राफ से। जो करीब 26 साइंस का एक सबसे लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन मिला गया है, ये हमें लोथल में मिला है। ऑलराइट, राइटिंग जो है ये मैंने जैसे आपको बताया सबसे ज़्यादा सील्स में मिली है, सबसे ज़्यादा सील्स जो मिली है उसी के ऊपर इंस्क्रिप्शन बनाए गए हैं, और बहुत छोटे होता हुआ करते थे ये इंस्क्रिप्शन। जिस टाइप में इसे लिखा जाता है, यानी जो टाइप है लिखने का, उसे हम डुअल स्टाइल कहते हैं। यानी यहाँ से अगर मैं लिखना चालू करूंगा तो पहले मैं इस तरीके से लिखूंगा, और उसके बाद मैं जब कंटिन्यू करूंगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, अल्टरनेट चलता है, पहले इस डायरेक्शन में फिर इस डायरेक्शन में। तो इसे हम बोलते हैं बोस्ट्रोफिदन। बोस्ट्रोफिदन बोलता है इस टाइप की स्टाइल को। इसमें अल्टरनेट लाइंस होती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं। अगर पहले इस तरफ से लिखा जाएगा तो अगली लाइन नीचे से इस साइड लिखी जाएगी, और जो लाइंस उल्टी लिखी जाती थी उसमें लेटर्स भी उल्टे लिखे जाते थे। ये अभी तक हमें समझ में आया है उनकी स्क्रिप्ट से। ईच सिंबल वाज अ पिक्टोग्राफ, ओके, जो कि कुछ जैसे जापानीज, आपने अगर जापानीज या चाइनीज के बारे में पता होगा तो कांजी जो होता है उनकी लैंग्वेज होती है जापानीज, तो चाइनीज एक लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्ट है कांजी। कांजी में एक पर्टिकुलर जो उनका लेटर होते हैं, जैसे ऐसे ऐसे
और ऐसे ऐसे करके वो लोग लिखते हैं, जो उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। ये पर्टिकुलर लेटर का एक पर्टिकुलर मीनिंग है। इसका मतलब होता है फायर। जैसा अगर मैं आपको बताऊं तो ये जापानीज कांजी है, ये साइन का मतलब होता है फायर। तो ऐसे एग्जांपल्स हमें यहाँ भी मिलते हैं। ये एक पिक्टोग्राफ होती है। ओरिजिन क्या है ये स्क्रिप्ट्स का? ये इंडस रीजन में ही ओरिजिन हुई है, और इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं दिखता। जैसे हमारी हिंदी भाषा के ऊपर हमें जो मिलता है वो, हम जिस लैंग्वेज ग्रुप की बात करते हैं हम उसे इंडो इंडो यूरोपियन बोलते हैं। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप। जो इंडिया की मोस्टली भाषा है वो या तो इस ग्रुप में आती है, द्रविडियन ग्रुप में आती है। या तो नॉर्थ का इन्फ्लुएंस है या साउथ का इन्फ्लुएंस है, या हमें या यूरोप की जो भाषा है उनसे सेंट्रिक एक कुछ भाषा है, संस्कृत है, तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप से आती है। पर ये जो इनकी भाषा है इसका कोई इन्फ्लुएंस हमें नहीं दिखता कि ये उस तरफ से, वेस्ट एशिया की तरफ से यहाँ पे कुछ आया हो। क्योंकि इराकी भाषा, जो मेसोपोटामियन लैंग्वेज है, वो बिल्कुल अलग थी, वो डिसाइफर हो चुकी है। फिर आपकी जो ये है लैंग्वेज, हम इजिप्शियन लैंग्वेज की बात करते हैं, ये पूरी तरह डिसाइफर हो चुकी है। तो ये सारी लैंग्वेजेस डिसाइफर्ड हो चुकी है, लेकिन ये वाली भाषा जो हमारी है, इंडस स्क्रिप्ट है, ये डिसाइफर नहीं हो पाई इस वजह किसी कारण से। अब सील्स की बात करते हैं हम। सील्स मिले हैं बहुत सारे। तो ये एक बहुत बड़ा आर्टिस्टिक अचीवमेंट बोला जाता है सील्स को। ठीक है, और मोस्टली ये जो सील्स होती है ये स्टेटाइट की बनती है, जो ये सॉफ्ट होती है। जैसे अगर एक पत्थर है, उसको ऊपर कुछ बनाना ठप्पे के लिए, या किसी को जैसे प्रिंट बनाना, ब्लॉक प्रिंट्स के लिए, सबसे आसान क्या है? सबसे आसान ये है कि ऐसा पत्थर लिया जाए जिसको आराम से कार्व किया जा सके। कि यानी मुझे यहाँ कोई डिजाइन बनाई, तो मैं आजू बाजू का हिस्सा खोद दूंगा, तो ये वाला उभर के आ जाएगा बाहर हिस्सा। तो कार्व करना है, तो कार्व करने के लिए सॉफ्ट स्टोन की जरूरत है, इसे स्टेटाइट के का यूज किया जाता था। कॉमन मोटिव्स मिलते हैं हमें सील पे, जैसे यूनिकॉर्न मिलता है, वन हॉर्न एनिमल है, बफेलो, टाइगर, राइनोसोरस, गोट, एलिफेंट, ये हमें वहां पे मिलते हैं। और ये सब आपके डिजाइन के बाद उसमें छोटा सा इंस्क्रिप्शन भी होता है उनकी, जो स्क्रिप्ट है उसमें। सील का काम क्या होता होगा? ट्रेड, गुड्स को स्टैम्प करने के लिए। फिर आपका कम्युनिकेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता था उसके लिए। फिर आपका आइडेंटिफिकेशन, कि किसने भेजा है। एक पर्टिकुलर ट्रेडर की एक पर्टिकुलर सील हुआ करती है मान लो, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये इनने भेजा। जैसे आजकल हम नाम लिखते हैं अपना, उस टाइम पे वो दुकान वाला अपनी सील लिखता होगा, सील दे देता होगा, या उसका ठप्पा लगाता होगा। ये कॉमर्स के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस जैसे कोई लेके जा रहा है, तो कैसे प्रूफ होगा कि ये सामान कहीं से आया है, वहीं से चाहिए था? कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन उसके अलावा तो होता नहीं होगा, तो सील दिखाई जाती होगी। इसलिए हमें वो सील मेसोपोटामिया में मिली है, इसी कारण से। अब एक सील बहुत मिलती है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सील है, मोहनजोदाड़ो में मिली है, और इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती है इस सील से। इस सील को कहते हैं पशुपति सील। ये मोहनजोदाड़ो में हमें मिली है। इसमें एक आदमी, जैसे ये एक इंसान है, तो ये, और ये इसके लेग्स है, तो ये इस पोजीशन में लेग्स करके बैठा हुआ है, और यहाँ पे एनिमल्स है, जैसे राइनो हो गया इधर, फिर यहाँ पे एक काऊ या बफेलो है, फिर यहाँ पे एक एलिफेंट है, और यहाँ पे एक टाइगर है, और यहाँ पे दो डियर भी है ऐसे, और ये इस पोजीशन में बैठे हुए हैं ये। तो इन्हें पशुपति कहते हैं, इनके सिंग भी है ऐसे, तो इन्हें हम पशुपति कहते हैं। तो ये सेंट्रल फिगर है, सीटेड क्रॉस लेग। एनिमल्स हैं इनके आजू बाजू, जैसे राइट साइड में मैंने बताया कि एलिफेंट टाइगर, लेफ्ट साइड में राइनोसोरस, बफलो है, और दो हिरण बैठे हैं नीचे। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है ये। इससे ये भी क्लियर होता है, यानी अगर जैसे हम आगे बात करेंगे रिलीजन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो पशुपति सील से ये क्लियर होता है कि उस टाइम जो है इनको प्रोटो शिवा कहा जाता है। मीन शिवा, शिव, भगवान शिव विदाउट हिज हिस्ट्री। यानी ऐसा कुछ कहानी नहीं है कि वो कैलाश में रहते थे, या उनके दो पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय, और उनकी पत्नी है माता पार्वती, ऐसी कोई कहानी नहीं है। नंदी उनके साथ है, ऐसी ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोटो शिवा का मतलब होता है शिव, शिवा बिफोर एनीथिंग वाज रिटन और एनीथिंग वाज नोन अबाउट हिम। तो ऐसे, यानी इमरजेंस जहां से बोला जाता है, उस तरीके का इमरजेंस
लगता है कि हाँ शायद जो आइडिया कॉन्सेप्ट ऑफ शिव जीज वर्शिप दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट पार्ट फ्रॉम हरप्पन सिविलाइजेशन, इसलिए उस स्टैचू को यानी इसको प्रोटो शिवा भी कहा जाता है। और हमें जैसे वही बात हो गई शेल इंडस्ट्री में जो शेल का सामान है ये सब भी हमें मिला है यहाँ पे। बीड मेकिंग जो है, बीड्स हमारी बनती थी स्टोन्स की, ओके। फिर मेटल हो गया हमारे पास ब्रॉन्ज, इसकी सील्स बनती यानी इसकी बीड्स बनती थी। फिर उसके बाद हो गया टेराकोटा की, यानी मिट्टी के आपने बना लिए छोटे छोटे और उसमें होल करके उसको भी पका लिए, पक्का कर लिया तो उसकी बन गई, टेराकोटा की बन गई। तो इन सब चीज़ों की बीड्स बनाई जाती थी। तो और ये लोग हाईली स्किल्ड थे बीड मेकिंग में। बहुत सारी बीड्स मिली है, नेकलेसेस मिले हैं, बैंक और ब्रेसलेट्स मिले हैं, ये सब चीज़ें मिली है। तो ये बोला जा सकता है कि अलग अलग टाइप की बीड और पॉलिश बीड भी मिली है, जैसे पत्थर को चमका के भी बीड बनाई गई है, तो इसमें होल किया गया है, तो यानी ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो रॉ मटेरियल जैसे यहाँ पे स्टोन्स हो गए आपके, ये मेटल हो गए, गोल्ड का भी इस्तेमाल होता था। फिर अदर मटेरियल जैसे टेराकोटा की बात करी हमने, शेल की बात की। कुछ बीड्स जो हैं वो ऐसी भी लगती हैं कि जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी हो, जैसे चिपका के दो अलग अलग टाइप के मटेरियल को चिपका के भी पॉलिश करके पत्थर बनाए गए हैं, उस तरीके के मिले हैं। कुछ में गोल्ड फिट है, ओके। शेप भी अलग अलग मिले हैं, डिस्क में मिली है, सिलेंड्रिकल शेप, स्फेरिकल, बैरल, सेगमेंटेड। अब बेसिकली बीड का मतलब क्या होता है, एक सपोज करिए कि ऐसा गोला है आपका, ऑलराइट, ये ऐसा गोला है और इसमें दोनों टू एंड फ्रो दोनों तरफ होल होना चाहिए ताकि एक तार निकल सके, तब वो एक बीड होती है। किसी की गोल चीज के, किसी भी चीज के बीच में से अगर कुछ निकल सकता है, छेद में से अगर आपको धागा निकल सकता है तो वो एक बीड है। अब किस डेकोरेशन में काम आती है, इंसेशन, पेंटिंग, एचिंग, ड्राइंग्स, ये सब में इस्तेमाल करी गई है। हम सॉरी, ये सब चीजें इस्तेमाल करी गई थी आपके बीड्स बनाने में। अब कौन से कहाँ कहाँ पे क्या क्राफ्ट मिला है, चानूदारो में ये सारे क्राफ्ट मिले। चानूदारो में हमें बहुत सारे क्राफ्ट मिलते हैं और चानूदारो को बोला जाता है कि एक ऐसी जगह है कि एक्सक्लूसिवली यहाँ पे जो है आपके आर्टिसंस रहते थे, जो कि फोकस ही उनका ट्रेड की, अगर कुछ सामान बेचना है और आपको आर्ट का सामान चाहिए, जैसे हम आजकल जयपुर की बात करते हैं आर्ट के लिए जो फेमस है कि भैया आर्ट का कुछ सामान चाहिए तो जयपुर चले जाओ, उसी तरह उस टाइम पे पॉसिबली चानूदारो हुआ करता था। लोथल में मिले हैं ड्रिल्स, फिर धोलावीरा में, नागेश्वर में बैंगल्स, लीडल्स इन लेस, बालाकोट में ही मिला है, बालाकोट पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये होता है हमारा आर्ट का यहाँ पे फिनिश। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो कि है रिलीजियस प्रैक्टिस। रिलीजन किस टाइप का था, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था प्रोटो शिवा का, एक ये हो गया। हमने पहले डिस्कस किया था मदर गॉडेस के बारे में और प्रीस्ट किंग के बारे में भी डिस्कस किया था हमने। प्रीस्ट किंग, मदर गॉडेस, फिर मैंने एक और बात बताई थी आपको जेबू के बारे में। जेबू एक जानवर था, सिंगल हम्प्ड बुल, ठीक है, ये वाला जानवर मिला है। फिर प्रोटो शिवा की बात हो ही गई है, ऑलराइट। तो ये इतने हमें ये ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि हो सकता है पूजा होती होगी। पैलेस वर्शिप के बारे में पता चला है, पैलेस वर्शिप होती है यानी लिंगम की पूजा, जो हम जैसे अभी शिवलिंग की पूजा करते हैं उसी तरीके के शेप मिले हैं, तो हो सकता है पैलेस वर्शिप वहां से भी शुरू हुई हो। तो जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे इसको आगे कि ये कहा जा सकता है कि ये लोग बहुत सारी चीजों की पूजा करते थे, जैसे ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन लाइक डिटीज। पीपल का पेड़, पीपल ट्री, बहुत सारी सील्स पे मिलता है पीपल ट्री, पीपल का पत्ता। तो हो सकता है पीपल के लिए भी जो इम्पोर्टेंस हो हिंदू कल्चर में जो है वो यहाँ से ही आई हो, इसकी मान्यता। अनलाइक लेटेस्ट सिविलाइजेशन, गॉड्स वर नॉट हाउस्ड इन टेम्पल्स। इतना सब होने के बाद भी जब जहाँ हमें ये प्रूफ मिलता है कि हो सकता है कि वर्शिप होती हो और एक पर्टिकुलर रिलीजन हो, तब भी हमें इतनी सारी साइट्स में हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता जो ये बोल सके कि यहाँ पे एक टेम्पल था और यहाँ पे कोई डीटी थी या किसी की पूजा होती थी।
ऐसा हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। ये एक बहुत ही अजीब बात है, पर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये एक चीज प्रूव करता है कि सोशल एसोसिएशन जो था रिलीजन के साथ, जो सोशल एसोसिएशन रहता है, जैसे हमारा सोशल एसोसिएशन क्या है कि हम कुंभ के मेले में जाते हैं, ये सोशल एसोसिएशन है। दूसरा कि हम मंदिर जाते हैं, कुछ इंसानों का रहता है कि भैया मुझे व्रत रखना है या मुझे व्रत वाले दिन मंदिर जाना है। महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर चले जाते हैं लोग। माता का जगराता होता है या नवरात्रे होते हैं, ये एक सोशल सिचुएशन है हमारे लिए, और ये सब फॉलो करते हैं। तो हमें पता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर पूजा में डेकोरम क्या है, किसकी पूजा होनी है, आरती कौन सी होगी, किस तरीके की आप रिचुअल्स करेंगे उसमें, ये सब हमें पता है। हरप्पन सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं दिखा है, कुछ भी ऐसे एविडेंस नहीं मिलते कि हवन होते होंगे, कोई एविडेंस नहीं मिलता, या किसी मूर्ति की पूजा होती है, कोई एविडेंस नहीं मिलता, या कोई ऐसे ऐसा ऐसा आर्ट के जो ऐसा शो कर सके कि एविडेंस ऐसा दे सके कि 10-12 लोग कॉन्ग्रेगेशन में जाके कुछ भजन कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है हमें वहाँ पे। किस टाइप की वर्शिप मिलती है? मदर गॉडेस वर्शिप, जो हम बात कर चुके हैं। एक फीमेल टेराकोटा फिगर मिला है हमें हड़प्पा में, ओके, तो उन्हें मदर गॉडेस कहते हैं। फिर एक अर्थ फर्टिलिटी गॉडेस होती है, दोनों कभी कभी सेम भी बोल सकते हैं हम, सेम भी होते हैं पर अलग अलग भी माना जाता है, एनसीईआरटी में अलग अलग दिया हुआ है। तो ये वाले फिगर से जो अर्थ फर्टिलिटी गॉडेस है, प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ वुमन, ठीक है, दैट सिंबलाइजेस vegetation, growth of plants and fertility of the earth. Harappans likely regarded the earth as fertility goddess. तो ये भूमि माता की एक्चुअली एक क्या बोल आइडलिफिकेशन है कि भैया एक हम बनाया है कि हम हो सकता है जो अर्लियर वन ऑफ द अर्लियर गॉड्स दे कंसिडर्ड अर्थ मदर अर्थ टू बी एन वन ऑफ द अर्लियर गॉड्स, कि इनकी वजह से हमें अनाज मिलता है, हम यहाँ धरती पे रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, मे बी दैट्स वाई दे स्टार्टेड वर्शिपिंग अर्थ। और ये भी हो सकता है जैसे गॉडेस आइसिस थी इजिप्शियन कल्चर में, तो जब कल्चर एसोसिएशन हुआ इजिप्ट का और हड़प्पन्स का, तो हो सकता है वहां से आइडिया ट्रांसफर हुआ कि जैसे गॉडेस आइसिस है, नॉट आइसिस, इसिस, इसिस गॉडेस इसिस है, उस तरीके से एक हमारे पास भी एक गॉडेस जो कि अर्थ गॉडेस है। फिर मेल डीटी वर्शिप होती थी। मेल डीटी वर्शिप में जैसे सील में हमारे प्रोटो शिवा जो मिले हैं, ऑलराइट, तो एक 3 फेस और 3 हॉर्न हेड है इनका, ठीक है, सीटेड पोस्चर है, पशुपति और प्रोटो शिवा जो मैंने बात करी। This identification remains uncertain and doubtful because horned deities are found in several other ancient civilizations. जैसे अगर अपन ये बात करें कि हॉर्न डीटीज कहाँ मिलते हैं, तो मोस्टली हर सिविलाइजेशन में हॉर्न डीटीज मिलते हैं आपको, चाइनीज, जापानीज, नियर बाय जो सिविलाइजेशन है, फिर टिबेटन, फिर अगर बात करी जाए तो ईरानियन, फिर अगर बात की जाए तो ग्रीक्स, नॉर्डिक, सारी ही सिविलाइजेशन, आपने लोकी के बारे में देखा होगा, लोकी इज नॉर्डिक गॉड, उनको भी सिंह दिखाए गए हैं। तो हॉर्न डीटीज लगभग हर सिविलाइजेशन मिलते हैं, तो हो सकता है कल्चरल एक्सचेंज के टाइम ऐसे आइडियाज ट्रांसफर हुए हों और इसलिए उस तरीके का जो हमने भी शेप बनाया हो यहाँ पे हड़प्पन्स ने। नो डेफिनेट प्रूफ लिंक्स द फिगर डायरेक्टली विद शिवा, तो आइडिया नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम प्रोटो शिवा। ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता, जैसे शिव जी के साथ एसोसिएटेड आपके त्रिशूल है, डमरू है, सांप है, ये सब चीजें एसोसिएटेड नहीं मिलती हमें इस सील के साथ, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते डायरेक्टली दैट शिव पूजा होती थी उस समय में। हम ये बोल सकते हैं कि हो सकता है वहां से शिव पूजा इवॉल्व हुई हो, आइडियाज और डेवलप हुए हो। फिर ट्री वर्शिप होती थी, जैसे हम पीपल की बात करी, पीपल की ब्रांचेस की, ओके, सेक्रेट माना जाता था पीपल का पेड़। फिर फैलिस वर्शिप की बात करी हमने, तो फैलिक सिंबल्स मिले हैं बहुत सारे हरप्पन साइट्स पे। और जो आज के टाइम पे जैसे हम जो लिंगम की पूजा करते हैं, शिवलिंग हो गए, 12 ज्योतिर्लिंग हो गए आपके, महाकाल, फिर आपका त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, तो ये एसोसिएशन मोस्ट प्रोबेबली वहां तक, यहाँ तक आया हो वहां का,
तो ये पिछले 7-8 हज़ार साल का आइडिया जो है, ये अभी तक कंटिन्यू चल रहा है सनातन धर्म में। फिर एनिमल वर्शिप, ज़ेबू बुल की बात करी मैंने, हम बुल की, ऑलराइट। फिर सुपरनैचुरल में जो बिलीफ है इनका, ये जो तावीज़ पहनते थे, एमुलेट्स, और ये एमुलेट्स के ऊपर यही सब जिनकी मैंने बात करी है, जैसे जो एनिमल की बात करी, ज़ेबू, ओके, पीपल का पत्ता, ऑलराइट। फिर जानवर जैसे कोई टाइगर हो गया, या फिर वन हॉर्न जो हमने उसकी यूनिकॉर्न की बात करी वो। फिर और क्या-क्या, और भी कुछ अच्छे-अच्छे डिज़ाइंस वगैरह जो है, इनके जो पिक्टोग्राफिक डिज़ाइंस हैं, उनके लार्ज नंबर में हमें एमुलेट्स मिलता है। तो एमुलेट्स की काम किसी भी चीज़ में हो सकता है घर के बाहर लगाने के लिए, कुछ लकी चार्म की तरह, या फिर पहनने के लिए, इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता था। तो ये सुपरनैचुरल जो, अगर आप सोशियोलॉजी की तरफ जाएँगे, सोशियोलॉजी से अगर इसको एसोसिएट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनका एक सिग्निफिकेंस होता है एज़ अ साइन, जिसे हम बोला जाता है टोटम। तो टोटम का बेसिक मतलब ये होता है कि किसी किसी भी फोर्स को आपने एक फॉर्म दे दिया। आपने सपोज किया कि अग्नि है, या आग जल रही है, तो ये अग्निदेव है। ये टोटमाइजेशन है बेसिकली। किसी भी चीज को अगर आप सुपरनैचुरल फॉर्म, किसी सुपरनैचुरल चीज को अगर आप एक फिजिकल फॉर्म देने की कोशिश करते हो, तो टोटमाइजेशन हो जाता है। तो हो सकता है उसके लिए यूज होता हो ये टोटमाइजेशन, टोटम, ओके। Harappans probably believed in ghost, evil spirits, supernatural forces. Purpose of amulets क्या था? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेस, इविल फोर्सेस, मिसफॉर्चून। तो ट्राइबल था सब सिचुएशन, तो ये सब चीजों में बिलीव रहते हैं, ऑल्दो दे वर अर्बन, बट देयर लाइफस्टाइल वाज ट्राइबल। दे वर अ क्लोज कम्युनिटी, पैक्ड कम्युनिटी, नॉट टू मच ओपन। अब अथर्ववेद में जो है, अगर हम वैदिक काल में जब आएंगे, वैदिक पीरियड जब हम पढ़ेंगे, तो अथर्ववेद में ही बहुत सारी बातें करी है, जो कि ऐसा लगता है कि एविडेंस है, और क्या कनेक्शन है हड़प्पन पीरियड से, क्योंकि हड़प्पन पीरियड की एंडिंग और अथर्ववेद की स्टार्टिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है। यानी लगभग आप ये मान के 3000 साल का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो जैसे आज के टाइम पे हमें ये पता है कि 1 सेंचुरी बीसी में क्या हुआ था, यानी आज से 2100 साल पहले, तो हो सकता है इन लोगों को भी ये आइडिया तो एसोसिएटेड, यानी लोगों को कहानी के थ्रू तो आइडिया एसोसिएट हो ही सकता है। तो एमुलेट्स, हड़प्पन एविडेंस बोलता है कि भैया बहुत सारे मिले हैं हमें, ओके। अथर्ववेद में बोलते हैं प्रोटेक्शन के काम आता है, ठीक है। इविल फोर्सेस का भी हमें आइडिया मिलता है एमुलेट से, और अथर्ववेद में चार्म्स और स्पेल के काम आता है, यानी चार्म्स और स्पेल्स ऐसे यूज होता है बुरी नजर हटाने के लिए। फिर डिसीजेस प्रिवेंशन, ठीक है, तो ये वो ताबीज बांध के बीमारियां ठीक होती है, वो तो आजकल भी अभी भी चलता है। तो ये बेसिकली सजेस्ट करता है हमें कंटिन्यूटी ऑफ सर्टेन रिलीजियस आइडियाज। कैसे लिंक हुआ ये किसी को आइडिया नहीं है, बहुत सारी जनरेशन आई उसके बाद, पर लिंक हुआ है, आइडिया प्रेजेंट है, और आज तक चल रहे हैं कुछ आइडियाज। अब ये एक टेबल है जिसमें सिंबल दिया हुआ है और पॉसिबल मीनिंग है उसका, पढ़ लीजिएगा, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये टेबल, बट इट वाज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशनड इट हियर, ओके। अब रिलीजन भी हमारा खत्म ही हो गया है, रिलीजन का ये जो पार्ट था डन, राइट। अब हम आते हैं पॉलिटिक्स पे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की थी, तो ये बात क्लियर नहीं हुई, क्योंकि हमें ऐसी कुछ भी, या पहली बात तो हम स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं कर पाए, तो हमें ये नहीं पता है कि कौन राजा था कौन प्रजा था, हु वर द रूलर्स एंड हु वर द रूल्ड पीपल। तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक ऐसी आइडिया मिलता है, जैसे कि कोई कैबिनेट हो, ऐसे मान लो कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का जो रूल करते हो, या कुछ ट्रेडर्स का यूनियन हो जो रूल करता हो, ऐसा भी कुछ नहीं मिला है। ये सब सिर्फ अजम्पशंस है। तो देर इज नो क्लियर एंड डेफिनेट एविडेंस रिगार्डिंग द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसे इजिप्ट और मेसोपोटामिया थे, इजिप्ट में आपका फेरोज थे, ओके, फेरोज थे। मेसोपोटामिया में आपके किंग गॉड्स हुआ करते थे, किंग गॉड नहीं, गॉड किंग्स, गॉड किंग।
ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं मिला है, हड़प्पा में नहीं मिला है ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट। फिर नेचर, पोटेंशियल नेचर है ये, ऐसा हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। ओके, तो लैक ऑफ क्लियर एविडेंस, कोई कोई खास एविडेंस नहीं मिलता। कौन रूलिंग क्लास था हमें नहीं पता, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था हमें नहीं पता, नेचर क्या था स्टेट का, इगैलिटेरियन था, ठीक है, या स्लेवरी पे बेस्ड था, हमें कोई आइडिया नहीं है इसका। रिलीजियस रूल नहीं था, टेम्पल्स हमें मिले नहीं है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि राज कर सके एक बड़ी पॉपुलेशन पे या एक बड़े सिविलाइजेशन पे, तो ऐसा कुछ नहीं मिला है। जैसे चर्च है आज के टाइम पे, ठीक है, पोप वेटिकन से आपको पूरा कंट्रोल करते हैं सारे चर्चेस को, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन कहीं नहीं मिला है हमें। तो कोई भी मेजर रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं मिला है, ठीक है। और प्रीस्ट वगैरह जो थे ये रूल करते थे, यानी अब इससे पता ही नहीं चला हमें, हमें बस वो प्रीस्ट किंग की एक वो मिली है, वो भी सिर्फ नाम दिया गया है क्योंकि हमें एक ऐसी मूर्ति मिल गई थी, इसलिए हमने बोला कि भैया एक किंग जैसा दिख रहा है और शॉल ओढ़ के रखी तो इसका नाम प्रीस्ट किंग रख दो, ऐसा उससे अदरवाइज कोई एसोसिएशन नहीं है। मर्चेंट डोमिनेंस थ्योरी एक आती है कि क्योंकि ट्रेडिंग में इतना अच्छा था हड़प्पन, हड़प्पन इतने अच्छे थे, इतना सारा ट्रेड करते थे, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ये कि एक ग्रुप हो गया बड़े बड़े एलीट ट्रेडर्स का जो सिटाडेल में रहते हैं, जैसे हमने बात की थी सिटाडेल अलग पोर्शन था और लोअर टाउन अलग पोर्शन था, सिटाडेल में रहते होंगे तो उन्होंने बोला कि यार एक काम करते हैं हम ही रूल कर लेते हैं, हम यहाँ रहते हैं बड़े एरिया में रहते हैं, हमारे पास इतनी सारी सुविधा है कि हमारे पास नहाने का एक बड़ा सा ग्रेट बात है, हमारे भूखमरी कभी होगी नहीं क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीनरीज है, so why don't we do one thing, let's just rule all these people around us and who live in the lower town and who produce the things we trade, all right। सो ये जो थी क्योंकि हाईली डेवलप्ड ट्रेड ओरिएंटेड इकोनॉमी थी, तो वो पॉसिबली माना जा सकता है कि जो इसके रूलर्स होते होंगे इनके पास कॉमर्स की ताकत थी, पैसे की ताकत थी, यानी असेट्स की ताकत थी, ये ताकत थी इनके पास, और हो सकता है कि वो लोग ही राज करते हो इस पर, मिलिट्री की जरूरत ही नहीं पड़ती थी उस टाइम पे क्योंकि ऐसा कुछ इन्वेजन वाला सिस्टम था नहीं। हो सकता है तो प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती हो जो आस पड़ोस में जंगली जानवर वगैरह हुआ करते थे, अदरवाइज तो ऐसा कुछ था नहीं है, गार्ड्स वगैरह होंगे जो कि लोकली अवेलेबल रहते थे, तो कोई मिलिट्री वगैरह भी नहीं थी। पीस लिविंग नेचर ऑफ हरप्पन्स, मोस्टली जहां तक क्लियर हुआ है कि हरप्पन्स जो थे वो पीस लविंग पीपल थे, क्योंकि आप देखेंगे अगर तो वेपन्स जो मिले हैं वो या तो पत्थर के मिले, ऐसा कोई नहीं मिला, ऐसा वेपन मिला पत्थर का ही है जो सिर्फ घास वगैरह काट सकता है, बड़ी तलवारें ढाल जो कि बहुत लंबा लंबा टाइम अगर आप जमीन में भी पड़ी रही दफन रही तो भी मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ढाल थी यहाँ पे या तलवार मिली है या उसका हिल्ट वगैरह कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, पर ऐसे कुछ बड़े अस्त्र शस्त्र नहीं मिले वहां पे, ना ज्यादा एरोज पियर्स, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। तो ये माना जा सकता है कि अगर कुछ जैसे जो मिले भी हैं वो इसलिए होंगे कि भाई कोई गार्ड कर रहा होगा उस जगह को, तो वो पीस लविंग पीपल थे, ये कहा जा सकता है इस एविडेंस के थ्रू। वेरी फ्यू वेपन्स कंपेयर टू कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन regarded as peace loving people, their focus appears to be heavy on trade, urban planning, craft production, economic activities rather than military expansion conquest, मिलिट्री एक्सपेंशन वगैरह नहीं किया उन लोगों ने ज्यादा। पैलेसेस एंड किंग्स, अभी एक टॉपिक है ये, यानी इसी का सब टॉपिक है जो बताता है कि यार महल कहाँ गए, वहाँ के महल होंगे या नहीं होंगे, फिर आपका किस तरीके का वही राजा किस तरीके से रूल करता होगा, होगा तो नॉट श्योर कि है या नहीं है, बट अगर होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा। तो हमें कोई इमीडिएट एविडेंस नहीं मिलता है, पहली चीज जैसे हमने बात करी, देखिए जैसे कोई सेंट्रल सीट ऑफ पॉलिटिकल पावर नहीं, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन या कोई बिल्डिंग नहीं मिली जहाँ पे ऐसा लगता हो कि एक मीटिंग बैठती होगी जो लोग बात करते होंगे, ऐसा कुछ आइडिया नहीं मिला है, तो ये एब्सेंट हो गया। किंग्स वगैरह का कुछ नहीं मिला है, ना कुछ कहीं पे मेंशन तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है, पर ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं मिला है। जैसे अभी हमें राजाओं के नाम के सिक्के वगैरह मिल जाते तो एक पर्टिकुलर हमें पता है कि एक पर्टिकुलर चेहरा है, एक पर्टिकुलर टाइप का सिक्का मिलेगा, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं मिला, कोई रॉयल इंस्क्रिप्शन वगैरह नहीं। रॉयल इंस्क्रिप्शन का एक बड़ा ही चीज इंटरेस्टिंग चीज है कि या तो बड़े बड़े पत्थरों पे होता है इंस्क्रिप्शन, ऑलराइट, या जो लेटर पीरियड में आया कॉपर प्लेट वगैरह पे होने लगा, उस टाइम पे तो ये टेक्नोलॉजी तो नहीं थी कि आप बड़ा सा स्टोन लेकर आए और उसको इनग्रेव करें, सॉफ्ट स्टोन के ऊपर, ऑब्वियसली सील्स भी सॉफ्ट स्टोन के ऊपर बनती थी,
पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे हमें। और कोई, जैसे हमने बात करी, कोई बड़ी बिल्डिंग कोई भी नहीं मिलती, मिलते हैं जो वो छोटे मोटे घर मिलते हैं। बड़ी बिल्डिंगों में यानी स्ट्रक्चर मिले हैं, जैसे ग्रेट बाथ हो गया, ग्रीनरी हो गया, पर डॉकयार्ड वगैरह हो गया, पर ऐसा कोई बहुत बड़ा विशाल स्ट्रक्चर नहीं मिलता जो कि ग्रैंडोर दिखा सके उस टाइम के, अगर कोई रूलर प्रेजेंट था या कोई राजा प्रेजेंट था तो। महल वगैरह जैसा कुछ नहीं मिला है। अब एक थ्योरी है मोहनजोदारो पैलेस थ्योरी। तो अ लार्ज बिल्डिंग डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो वाज आइडेंटिफाइड बाय सम आर्कियोलॉजिस्ट एज पैलेस। अभी लार्ज बिल्डिंग मिली थी, मोहनजोदारो में मिली है लार्ज बिल्डिंग यानी रिलेटिवली लार्ज, पर उसका कोई फंक्शन हमें नहीं पता क्योंकि वहां अंदर कुछ नहीं मिला है। और जब हमें उसका फंक्शन नहीं पता है तो हम ये भी प्रूफ नहीं कर सकते कि वो किसी का रॉयल रेसिडेंस था। तो बस ये एक थ्योरी है कि हाँ, हो सकता है कि राजा रहता हो वहां पे। अब प्रीस्ट किंग का स्टैचू मिला है, जो मैंने बात करी थी आपसे, प्रीस्ट किंग के स्टैचू मिला है मोहनजोदाड़ो में। और अगर आप चाहे तो डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर लेना, प्रीस्ट किंग स्टैचू, आपको दिख जाएगा। बहुत ही पॉपुलर फोटो है, एक दाढ़ी वाले बस्ट है, दाढ़ी वाला इंसान का, और उन्होंने एक शॉल ओढ़ के रखी जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। बियर्डेड मेल फिगर, रोब डेकोरेटेड विद टर्फॉइल पैटर्न। But there is no evidence that he was a priest or a king. The name priest king is an archaeological label, क्योंकि मैंने बताया ना जैसे कि वो दिखते थे, यानी वो जो आपको स्टैचू मिला है वो इस तरीके से दिखता है कि कोई रॉयल पर्सन होगा, तो दैट्स व्हाई दे कॉल्ड इट अ प्रीस्ट किंग। अब मेजर थ्योरीज क्या है कि रूल कैसा होगा वहाँ पे, इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी, ये एक थ्योरी है। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी डिस्टिल जो कि हमारा कोर्स है, और मोस्टली जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बच्चों का दिमाग खोलने के लिए अपना कंटेंट जो है लिखती है। तो थ्योरेटिकल जो आइडियाज है, कॉन्सेप्ट्स है, वो आपको एनसीईआरटीज में बहुत मिलेंगे। और अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं, यूपीएससी और एमपीपीएससी वगैरह या यूपीपीसीएस वगैरह, इसके जो मेंस के आंसर में अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, तो थ्योरेटिकल अगर आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे ना, तो आप जो सामने आपका पेपर चेक कर रहा है उससे ये लगेगा कि यार, इसको आइडिया तो है कि यानी ये चीज को इस तरीके से घुमा तो सकता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर टाइप की एक थ्योरी यानी उस टाइम पे अवेलेबल है एट प्रेजेंट मेरे हाथ में, जो मैं उसे कोड कर सकता हूँ। या इसने जो बेस है, बिल्कुल बेस को स्क्रैच करके तो आया, एटलीस्ट एक इसको आइडिया तो है कि है क्या ये। तो इसलिए ये सब चीजें जो है ये पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इगैलिटेरियन सोसाइटी, सम आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव हड़प्पा हैड नो रूलर्स, ओके, एंड दे एंजॉयड रिलेटिवली इक्वल स्टेटस। पर ये प्रूफ नहीं, यानी अब बोला तो जाता है, लेकिन हम कैसे बोलें कि अगर भाई एक लोअर टाउन एक सिटेडल है और यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग है या छोटी बिल्डिंग है, तो हम ये कैसे बोल दें कि इगैलिटेरियन है सोसाइटी? नहीं बोल सकते ना। तो इसका जो है ये एक हाइपोथेसिस है, इसको सही भी प्रूव किया जा सकता है कि भैया जैसे ग्रैंड रॉयल मॉन्यूमेंट वगैरह नहीं मिले हैं, कोई किंगशिप का साइन नहीं मिले, लेकिन इसे गलत भी प्रूव किया जा सकता है ये बता के। ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि बहुत सारे राजा हो, इसलिए कोई सिंगल महल या सिंगल वो नहीं मिलता हो, बहुत सारे छोटे छोटे राजा हो। डिफरेंट सिटीज में हैव बीन गवर्न्ड बाय डिफरेंट रूलर्स और अथॉरिटीज। बेसिस क्या है इसका कि ये बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है, और इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया में उस टाइम पे जब कोई मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, तो उस टाइम पे पॉसिबिलिटी यही बनती है कि एक एरिया जो इतना दूर है उसको रूल करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की एंटिटी हुआ करती थी जो वहां पे रहती थी। एक सेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट या एक सेंट्रलाइज्ड रूल नहीं हो सकता था कोई भी एरिया। तो छोटे छोटे अलग अलग छोटे छोटे राजा हुआ करते होंगे कि भैया ये मोहनजोदाड़ो का राजा तो वो चारूदारो का राजा, और तो वो कोट दीजी का राजा, इस तरीके से। फिर एक या हो सकता है सिंगल यूनिफाइड स्टेट हुई, ये भी मैंने कहा थ्योरी है। अब ये भी थ्योरी थी कि बहुत सारे भी हो सकता है कि एक ही थे। जैसे मोहनजोदाड़ो में जो बड़ा सा वो मिला है, जो आपको स्ट्रक्चर मिला है, हो सकता है वो महल ही हो राजा का, और हर जगह उसके छोटे छोटे गवर्नर हो जो कि उसको रिपोर्ट करते हो किसी ना किसी तरह। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट बिकॉज मैं ये ऐसा नहीं मानता, क्योंकि यार चालकोलिथिक पीरियड इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आया है। बहुत सारी जगहों पर चालकोलिथिक पीरियड जो है वो 250 3 2500 से 3000 साल पहले खत्म हुआ। मैं कैसे मान लूँ कि उस टाइम पे ऐसा कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम होगा? तो मैं ये थ्योरी पे बिलीव नहीं करता, पर हाँ, क्योंकि ये मेंशन्ड है इसलिए। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हैव बीन गवर्न्ड बाय सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट। तो इसका एविडेंस क्या क्या है? इसका एविडेंस ये है कि आर्टिफैक्ट्स मिले हैं हर जगह, बहुत सारी जगहों पे सेम सेम। यहाँ पे मोहनजोदाड़ो में एक छोटा खिलौना मिला है जो रथ के जैसा दिखता है,
तो यहाँ पे जो आपका ढोलावीरा है वहाँ पे भी खिलौना मिला है जो रथ के जैसा दिखता है। फिर प्लान सेटलमेंट्स, हर जगह सेटलमेंट जो है वो एक जैसे हैं, लगभग लगभग प्लानिंग जो है सब एक जैसी है। फिर ब्रिक रेशियो है, जो ब्रिक मिली है, ब्रिक भी जैसे हड़प्पा में जो ब्रिक मिली है सेम ब्रिक आपको सेम टाइप की मोहनजोदाड़ो में मिली है, ये एक एविडेंस है इसका। और स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, हर जगह सेम टाइप के वेट्स एंड मेजर्स यूज होते थे। अब ये तो बोल रहा है कि हो सकता है, लेकिन मेरा मन तो नहीं मानता। अब आप देख लीजिए आपका क्या मन क्या मानता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। अब ये जो है ये जो ऊपर हमने 3 थ्योरी डिस्कस करी उसका एक टेबुलर फॉर्म है। अब डिक्लाइन किस तरीके से हुआ? अब डिक्लाइन में भी जो है मोस्टली, क्योंकि पता तो है नहीं कुछ कि वहाँ के लोग कहाँ गए, कोई अपना एविडेंस भी छोड़ के नहीं गए वो लोग खास, कि हम किस तरफ जा रहे हैं, या हम पूरी खत्म ही हो गए, विलुप्त हो गए हम लोग, कि हम लोग कहीं और जाके शिफ्ट हो गए, हमने कोई दूसरा सिविलाइजेशन खोज लिया या दूसरी जगह चले गए। तो ऐसा हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो मोस्टली सब जो भी है छोटे मोटे एविडेंस के थ्रू सबने अपनी अपनी हाइपोथेसिस बनाई है। ठीक है, बाय 1800 BC मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैड बीन अबेंडेंड, यानी आज से 4000 साल पहले मोस्टली सारी साइट्स खत्म हो चुकी थी। एट द सेम टाइम पॉपुलेशन एक्सपांडेड इन न्यू सेटलमेंट्स इन गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। जो बताया मैंने, चालको पीरियड जो है आपका ये भी बढ़ने लगा। और जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, जनरल पॉपुलेशन हु डिडंट हैड एनी पर्टिकुलर कल्चर बट दे वर ट्राइबल्स और समथिंग लाइक दैट, दैट पॉपुलेशन आल्सो स्काईरॉकेटेड। तो सिविलाइजेशन डिड नॉट डिसअपियर सडनली, ये बोला जा सकता है। Archaeologists now believe that it underwent a gradual decline rather than an abrupt collapse. जैसे बोला जाता है कि बाढ़ आ गई थी तो एकदम से सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा, बाढ़ वगैरह की, तो पर एब्रप्टली नहीं हुआ होगा। बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो ये मानते हैं, वो बोलते हैं कि हो सकता है कि कुछ जैसे नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, अब मैं इरिगेशन नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ज़्यादा पहले चावल उगा रहा था, अब नहीं उगा पा रहा, तो मेरे को ऑब्वियसली माइग्रेट होकर कहीं और जाना पड़ेगा। या हो सकता है भूकंप आ गया हो तो मेरा घर टूट गया, तो मेरे को माइग्रेट होकर कहीं और जाना पड़ेगा। सूखा पड़ गया हो, जैसे हमने बहुत सारी जगह देखा, जो सिंध में और राजस्थान में जो एरियाज है वहाँ पे सूखा पड़ने लगा था धीरे धीरे, तो इसलिए मुझे वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा। तो ये कारण हो सकते हैं। ये हो सकता है कि इन्वेजन हुआ हो, कोई बड़ी फोर्स ऊपर से, यानी जैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, आर्यंस बहुत ऊपर से आए, उन्होंने, उनके पास घोड़े थे, हड़प्पन्स के पास घोड़े नहीं थे, तो हो सकता है कि चैरियट और घोड़े और आयरन आयरन था उनके पास, आयरन्स के पास। तो हो सकता है कि इसके दम पे उन लोगों ने पूरा एरिया छीन लिया हो, उनसे सबको मार दिया हो, ये भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि फैमाइन वगैरह आ गया हो सकता है 1 साल 1-2 साल कंटिन्यू बारिश वगैरह ना हुई हो उस साल, तो खाना ही नहीं उगा पाए जो रेन फेड एरिया थे, तो इसलिए डिक्लाइन हो सकता है। तो बहुत सारे जितने जैसे मैंने बोले उन्हीं का यहाँ पे आपको सबका नाम मिल जाएगा। चेंजेस आफ्टर 1900 BC, ट्रांसफॉर्मेशन इन मटेरियल कल्चर। तो क्या क्या 19th सेंचुरी, जो जैसे 19, अब जो नीचे का लेयर है वो तो हो गया आपका। अब जैसे जैसे आप ऊपर खोदोगे ना तो ऊपर कुछ कुछ चेंज, ऊपर से नीचे की तरफ खोदते हैं तो ऊपर कुछ अलग मिला है, नीचे कुछ अलग मिला है। नीचे हमें स्टैंडर्डाइज चीजें मिली है, स्टैंडर्डाइज वेट मिले हैं, सील्स एक जैसी मिली हैं, फिर जो इंस्क्रिप्शन है सील वगैरह के ये सब एक जैसे मिले। लेकिन जब ऊपर से खुदाई करनी ना चालू करी तो जो ऊपर जो सामान मिला वो इतना सेम नहीं था, वो बहुत सारी चीजें जो थी, वो फीचर्स जो हमें नीचे मिले हैं वहां से विलुप्त हो चुकी थी, जो हमें फीचर्स ऊपर की तरफ मिले हैं। क्योंकि मटेरियल जो ऊपर का रहेगा और ये नीचे का है मान लीजिए, तो ऊपर का जो मटेरियल है ये बाद में आया, नीचे वाला पहले सेटल हो चुका है। तो ऊपर वाले में जो है इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है जो यहाँ पे हमें प्रेजेंट मिली थी। जैसे क्या क्या मिसिंग मिला हमें, स्टैंडर्डाइज वेट हमें नहीं मिले, ज्यादा सील्स हमें ज्यादा नहीं मिली है, बीड्स वगैरह जो स्पेशलाइज बीड होती थी, जैसे बताया ना, 2 बीड्स, 2 पत्थर, 2 चीजों को जोड़ के भी बीड बनी थी, ऐसा कुछ हमें नहीं मिला ऊपर। राइटिंग सिस्टम जो था वो थोड़ा अलग था पहले से। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के कोई सबूत नहीं मिलते हैं। इराक, जो मेसोपोटामिया और इजिप्शियन गुड्स वगैरह है उनके कोई एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं। फिर क्राफ्ट्स वगैरह में डिक्लाइन आ गया था, पॉटरी शायद इतनी अच्छी नहीं मिली है। तो ये सब चीज़ें जो है जो बताती है कि धीरे धीरे डिक्लाइन होना है और जो कल्चर था वो डिसअपियर होना चालू हो गया था। अब मेजर थ्योरी क्या है डिक्लाइन की? पहली आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ठीक है, मॉर्टिमर व्हीलर ने प्रपोज करी थी ये वाली जो थ्योरी है आपकी। इसमें बोला जाता है कि सेंट्रल एशिया जो है, सेंट्रल एशिया मतलब आज के टाइम का आपका उज्बेकिस्तान और सदर्न रशिया और बुल्गारिया, ये रीजन जो है आपका, इस तरफ से आर्यंस आए घोड़े पे बैठ के।
अफगानिस्तान बोलन पास होते हुए इस तरफ घुसे, इंडस की तरफ। तो इन्होंने इन्वेड किया हड़प्पन सिविलाइजेशन को। तो जैसे कुछ एग्जॉटिक टूल्स मिलते हैं हमें, ओके, जैसे एग्जॉटिक टूल, जैसे कुछ हो सकता है गलती से कोई आयरन का हिस्सा वो मिल गया है एविडेंस, या कोई तलवार मिल गई, ठीक है, घोड़े की नाल है, घोड़े की नाल मिली भी है, जो हम बोलते हैं ना सुरकोतड़ा में हॉर्स का एविडेंस मिले, वो घोड़े की नाल मिली है बेसिकली एक, और घोड़े की हड्डियां मिली है। तो हो सकता है कोई आया हो वहां से आदमी ऊपर सेंट्रल एशिया से अपना घोड़ा लेके, और वही वो हो। तो जब बोला जाता है कि हड़प्पन क्या घोड़े के बारे में जानते थे, तो हमें बोलना पड़ता है कि हाँ जानते थे, क्योंकि एविडेंस तो मिला है ना यार। और हो सकता है कि वो आर्यंस वगैरह कुछ लेकर आए, तो ये पॉसिबल हो सकता है। अ फ्यू साइंस ऑफ वायलेंस इन द फाइनल फेज ऑफ मोहनजोदारो, लाशें मिली हैं कुछ ऐसी जिनके जैसे मान लो हाथ कटा हुआ है, तो क्लीन कट है, समझ में आ रहा है कि काटा है किसी ने, तो ऐसे एविडेंस मिले हैं। एविडेंस ऑफ न्यू पीपल इन अ सेमेटरी बिलोंग्स टू द लेट फेज ऑफ हड़प्पा। अब एक पर्टिकुलर आदमी का डीएनए जो है वो उसके सराउंडिंग एरिया में जैसे लोग रहते हैं वैसे ही होगा। जैसे मैं एक इंडियन हूँ अगर, तो मेरा जो डीएनए वो इंडिया के जैसे के लोगों को जैसा होगा। अगर कोई बाहर का आदमी आके इधर आता है तो उसका डीएनए थोड़ा सा अलग होगा। तो जब डीएनए सैंपलिंग करी गई तो कुछ नए लोगों का भी मिला। हो सकता है वो ट्रेडर्स हो सकता है कि वो इन्वेडर्स हो, वो कुछ भी हो सकता है। लिमिटेशन क्या है इसकी? एविडेंस ये नहीं मिलता कि कोई लार्ज स्केल वॉर हुआ था, ठीक है, और ना कि ये एविडेंस मिलता है कि कोई मास कन्फ्रंटेशन हुआ था कि बहुत सारे जैसे आमने सामने आ गए, वैसा भी कुछ एविडेंस नहीं मिलता। दूसरा क्लाइमेट चेंज थ्योरी। अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लग गई थी, गर्म होने लग गया था, डेजर्टिफिकेशन बढ़ने लग गया था राजस्थान और यहाँ पे। फिर जो आपका इंडस रिवर है वो अपने बहुत ही यंग रिवर है इंडस रिवर बिकॉज ऑफ हिमालयस। तो वो अपने फ्लड प्लेन्स वगैरह जो है जो वो है फ्लड प्लेन्स वो शिफ्ट करती रहती है। तो ये हो सकता है इसने एग्रीकल्चर को सेटलमेंट पैटर्न को हर्ट किया हो। तो ये इसके प्रोपोनेंट्स हैं ऑरल स्टीन और ए एन घोष। फिर एक फ्लड थ्योरी है कि इंडस में फ्लड आ गई होगी, तो इसने सेटलमेंट एग्रीकल्चर को बर्बाद कर दिया। और ये पर्टिकुलरली मोहनजोदाड़ो से एसोसिएटेड, जो आपने मूवी भी देखी होगी उसमें भी लास्ट में वही होता है, फ्लड आ जाता है। तो ये फ्लड थ्योरी पे ही बेस्ड है वो वाली मूवी। इसके सपोर्टर्स थे आपके जॉन मार्शल, एस आर राव, जेम्स मैकी। फिर एक इनंडेशन थ्योरी आती है कि इतना पानी आया कि वाटर लॉगिंग हो गई। अब वाटर लॉगिंग हो गई, अब मान लीजिए मेरा गांव है, ये लोअर टाउन है, सिटेडल है, तो पूरा लोअर टाउन भर गया पानी से। अब ये लोग कहीं जा नहीं सकते और ये लोग तो मर गए डूब के। तो जो लोग बचे वो लोग चले गए अपने इस जगह को छोड़ के। ये भी हो सकता है। इसके सपोर्टर है आपके एम आर साहनी। एपिडेमिक थ्योरी, हो सकता है कोई बीमारी आ गई हो, ठीक है, ये के आर कैनेडी है इनके सपोर्टर। फिर टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस, हो सकता है भूकंप वगैरह आया हो जिससे रिवर्स का जो कोर्स है वो बदल गया हो। जैसे मैंने आपको बताया इंडस शिफ्ट हो गई हो, सेटलमेंट की तरफ आ गई, तो बहुत सारे सेटलमेंट बह गए हो, ये हो सकता है। ये ढोलावीरा में इसका एविडेंस दिखता है। जो ढोलावीरा में जो कैनाल्स मिले हैं, जैसे ऐसे ऐसे कैनाल्स मिले, तो ये ऐसे ऐसे कैसे हो गए? क्योंकि क्रॉस सेक्शन में भी मिले हैं वहाँ पे कैनाल्स। तो ये तभी पॉसिबल है जब इधर से बाढ़ आई हो और एकदम से कनाल को धक्का मारा हो और उसको तोड़ दिया हो, तभी पॉसिबल है। तो इसके सपोर्टर्स हैं आपके मार्शल एंड राइकिस, ठीक है। रिवर शिफ्ट एंड ड्रॉट थ्योरी, जो कि हमें घाघर हाकरा जो हमारी रिवर थी, घग्गर हाकरा, जिसे हम सरस्वती भी कहते हैं, पहले हरियाणा से बहती थी, यानी ऐसा हरियाणा राजस्थान से, अब ये फिर सूख गई। जब ये सूख गई तो ड्रॉट आ गया, ड्राइंग एंड शिफ्टिंग ऑफ घग्गर रिवर। इसके सपोर्टर जीएफ हिल्स। सबसे जो मुझे पर्सनली और मेरे साथ जो भी यानी जिसने भी इतना पढ़ा होगा हिस्ट्री के बारे में, उसको जो लगता है सबसे जो कोर एविडेंस है कि जो प्रोबेबली जो हुआ ही होगा, जो सबसे बड़ा एविडेंस है वो यही है, रिवर शिफ्ट और आपकी ड्रॉट थ्योरी। सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि भाई जो, क्योंकि यार पानी पोर्टेबल थोड़ी था उस टाइम पे, ना ही इतने बड़े बड़े ऐसा था कि पानी में स्टोर करके रख सकूं, ना ही वेल खोदने का आइडिया था, लेकिन वेल भी इतना गहरा नहीं खोदा जा सकता था ना। प्लस वेल में जो सिरेमिक रिंग्स मिली हैं, और बहुत सारे वेल्स जो है पक्के मिले भी नहीं है। कुछ कुछ वेल्स हो सकता है जो अमीर लोग हैं वही सिरेमिक वेल सिरेमिक रिंग वाले जो वेल से वो अफोर्ड कर सकता हूँ, गरीब आदमी नहीं कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है। तो जो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, पानी पीने के लिए नहीं होगा,
काम करने के लिए पानी नहीं होगा, यूज करने के लिए पानी नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि भी सूखा पड़ गया होगा, पानी यूज कैसे करें, तो हमको यहाँ से चले जाना चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पानी हो। इसलिए दोज पीपल स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द प्लेन्स ऑफ इंडिया, टूवर्ड्स द गंगा एंड यमुना बेल्ट, जहाँ भरपूर पानी था, पानी पानी थी इतनी, हर जगह ट्रिब्यूटरीज है आपकी नदियों की और डिस्ट्रीब्यूटरीज है, तो बहुत पानी था इस एरिया में। तो हो सकता है इसलिए वो लोग वहां से इस तरफ मूव करे हो, और इसलिए वहां पे जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन वो डिक्लाइन पे चला गया हो। फिर अगला है आपका इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, आपका डिफॉरेस्टेशन वगैरह हुआ, फिर आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वगैरह कम हुई, तो ये सब भी हो सकता है। तो इसके वाटर फेयर सर्विस जो है इसका सपोर्टर है। और वाई नो सिंगल थ्योरी सफिशिएंट, क्यों इनमें से कोई भी थ्योरी सफिशिएंट नहीं है? क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या हुआ था एक्चुअली में। हर चीज एक पर्टिकुलर एविडेंस शो करती है, जो प्रोबेबली स्टेट करती है एक हाइपोथेसिस का आइडिया कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा। ना हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, ना पहले के रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि अभी हमें स्क्रिप्ट तो मिल रही है लेकिन हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए। और उसके बाद के हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि जस्ट इसके बाद या तो चालकोलिथिक पीरियड आया इंडिया में, या फिर वैदिक पीरियड आया, उसी तरफ से आया वैदिक पीरियड में। बट दे हैड देयर ओन स्क्रिप्ट, दे हैड देयर ओन लैंग्वेज, संस्कृत भाषा थी उनकी, स्क्रिप्ट ब्रह्मी थी। तो हमारे पास उसका तो तोड़ है, हमारे पास उसका डिसाइफरमेंट है, हमें वो भाषा आती भी है, पर हमारे पास इसके पहले की जो भाषा है उसका कोई आइडिया नहीं है। और उन लोगों ने, जो ये गैप था आपका 1000 साल का, इसके बीच में या तो लैंग्वेज शिफ्ट कर ली अपनी, जो हड़प्पन लैंग्वेज से वहां से हम संस्कृत पे आ गए, या तो फिर उन्होंने ये किया है कि वो लोग जो थे, जो वैदिक पीपल थे, वो ये पीपल थे ही नहीं, वो दूसरे ही लोग थे जो दूसरी ही जगह से आए थे, ये भी है। तो इसलिए एक सफिशिएंट हम इस थ्योरी के बेसिस पे हम ये बता नहीं सकते कि क्या हुआ था वहाँ पे। डिफरेंट रीजन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सपीरियंस डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। कहीं पे बाढ़ आ सकती है जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो इंडस नदी के किनारे हैं, और कहीं पे सूखा पड़ सकता है जैसे कोटदीजी में, अलादीनो में, या आपका देसलपुर में, क्योंकि ये सब आपके रेगिस्तान के आसपास पड़ते हैं, कच्छ के रीजन में पड़ते हैं। सिंगल कॉज कैन नॉट एक्सप्लेन डिक्लाइन ऑफ ऑल सेटलमेंट्स। ऑलराइट, वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे फ्लड, क्लाइमेट चेंज, रिवर शिफ्ट, इकोलॉजिकल से एपिडेमिक्स, एक्सटर्नल, जो हमने बात करी थी। अब डिफरेंट स्कॉलर जो है उनका ये जो हमने अभी बात करी उसी का टेबल है ये। डायरेक्ट अगर आप पढ़ना चाहें तो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, और वो एक्सप्लेन करने के लिए वो था, और ये एक सिंपल छोटा टेबल है याद रखने के लिए, रिवीजन टेबल। अब सडन कोलैप्स की तरफ भी एक एविडेंस जाता है। गायब कैसे होंगे लेकिन यार, कोई गायब तो कोई हो नहीं सकता, तो इसलिए ये बोला जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली सडन नहीं था कोलैप्स, यानी एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि कुछ हुआ और सब मर गए। डायनासोर ऐसा नहीं हुआ कि मीटियोर गिरा और सब डायनासोर खत्म हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऑक्यूपेशन कुछ कुछ जगहों पे था 1900 बीसी तक भी, ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा कि जैसे यहाँ पे अगर इस तरफ अगर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा है, तो इस तरफ पे अब सेंट्रल इंडिया में आपका चालकोलिथिक चालू हो चुका है, और लोग इस तरफ मूव करना चालू कर चुके हैं प्लेन्स की तरफ। यहाँ से ये भीम बेटका में जो सेटलमेंट वगैरह थे ये सब चालू हो गए थे, कायथा कल्चर वगैरह चालू हो गया था, अर्बनास कल्चर चालू हो गया था। पर तब भी यहाँ पे पॉपुलेशन थी कुछ कुछ, बनावली में, लोथल में, कालीबंगन में, कुछ कुछ छोटी छोटी जगह, राखीगढ़ी में काफी टाइम तक पॉपुलेशन थी। राखीगढ़ी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं ये बताना रह गया मेरा, जो राखीगढ़ी है आपका, इसमें तीनों फेजेस मिलते हैं। यानी हमें ये भी दिखता है कि शुरू हुआ, हमें ये भी दिखता है कि मैच्योर हुआ, और हमें ये भी दिखता है कि डिक्लाइन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है इंडिया में। सेम ये सिचुएशन हमें एक जगह और दिखती है, वो है आपका मेहरगढ़ में, जो कि बलोचिस्तान में है, पाकिस्तान में। तो राखीगढ़ी में और मेहरगढ़ में, ये दो जगहों पे हमें तीनों तीनों की तीनों, यानी अर्लियर फेज कि कहाँ से उद्गम हुआ इनका, चालू कहाँ से हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बाद मेच्योर फेज जब ट्रेड वगैरह और पॉपुलेशन वगैरह सब बूम पे थी, और डिक्लाइन फेज, तीनों के एविडेंस मिलते हैं हमें ये दो जगहों पे, राखीगढ़ी में और मेहरगढ़ में।
और एविडेंस क्या मिलता है, जैसे हमने बोला कि जब हमने खुदाई करी यहाँ पे, अगर ये नीचे का हिस्सा है तो हमें ग्रेजुअल डिसअपियरेंस मिले, यानी ऐसा नहीं कि राइटिंग पूरी तरह खराब हो गई थी, लेकिन क्वालिटी खराब हो गई थी, सील की क्वालिटी खराब हो गई थी, वेट्स डिटेरियोरेट होने लग गए थे ऊपर के, क्राफ्ट का स्पेशलाइजेशन कम हो गया था। जैसे हमें यहाँ पे अगर ब्रॉन्ज का स्टैचू मिला, यहाँ हमें नहीं मिला है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेस के एविडेंस कम मिलते हैं, क्योंकि इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सामान जो है वो नहीं, कम मिलने लग गया था। तो ये भी दिखता है, तो इसलिए हो सकता है कि धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ हो, एकदम से लोग अफोर्ड नहीं कर पाए हो, एकदम से आर्ट जो है वो इतना प्रोविजनल, यानी आर्ट बिल्कुल प्रोविजनल हो गया हो कि करना है तो कर लो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है टाइप्स, और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए होंगे। हो सकता है खाना एग्रीकल्चर सरप्लस में हो रहा होगा, तो ट्रेड पे अब इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है हमें पैसा कमाने के लिए, तो समथिंग लाइक दैट। द पॉपुलेशन शिफ्टेड टू न्यू सेटलमेंट्स रेदर देन वैनिशिंग कम्प्लीटली। जैसा कि मैंने बोला कि पानी हो सकता है कम हो गया, तो धीरे धीरे शिफ्ट हो गए चैल्कोलिथिक पीरियड की तरफ चले गए, धीरे धीरे शिफ्ट होके आप गैंजेस की तरफ चले गए। ओके, तो दैट्स व्हाई हड़प्पन सिविलाइजेशन अंडरवेंट स्लो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिक्लाइन रेदर देन सडन डिस्ट्रक्शन। एकदम से खत्म नहीं हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी एक है आइडिया पोस्ट हड़प्पन फेज, ठीक है जी। पोस्ट अर्बन फेज ऑफ हड़प्पन कल्चर, लेट हड़प्पन कल्चर। तो ये जो मेच्योर हड़प्पन कल्चर खत्म हो गया उसके बाद की कहानी है, ठीक है। सब इंडस कल्चर भी कहते हैं इसको। सब इंडस कल्चर मतलब इंडस के बाहर क्या है बात हो रही है अब, जो उस रीजन में जो प्रोमिनेंट था, प्रोमिनेंस खत्म हो गया था अब, यानी इस सिचुएशन में हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और जो सबसे सही बात बोली जाती है वो लेट हड़प्पन कल्चर ही बोला जाता है इसको। तो लेट हड़प्पन कल्चर में जो नेचर था कल्चर का, हो गया था चैल्कोलिथिक कल्चर पे हम शिफ्ट हो चुके थे लेट हड़प्पन कल्चर में। जो चैल्कोलिथिक मैंने बोला ना आपको कि बहुत सारी जगहों पे चैल्कोलिथिक यानी जो कॉपर एज है, वो बेसिकली एक ऐसे सिविलाइजेशन के जो ब्रॉन्ज यूज करना जानता था उसके बाद आया, यानी हम रिवर्स में चली गई कहानी पूरी की पूरी। पहले कॉपर पता होना चाहिए ना कॉपर क्या होता है, तभी तो ब्रॉन्ज बनेगा, लेकिन ब्रॉन्ज बनने वाले सिविलाइजेशन को पता बाद में इतना पीछे चला गया हो कि उसको लगने लगा कि भाई अब मैं कॉपर बना लूं, पहले रिवर्स में चला गया हो। तो प्राइमरी चाइकोलिथिक पीपल थे ये। ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इनका वही है, राजस्थान में जैसे आपका ज्ञानेश्वर हो गया, ठीक है, फिर आपका जो है हनुमानगढ़ हो गया ये, मध्य प्रदेश में आपका काया था हिरण, ओके, महाराष्ट्र में आपका जोरवे कल्चर जो हमने बात करी है, ईस्टर्न इंडिया में आपका वो मेघालय में मिला है आपको, क्या नाम है उसका, दोजाली हादिंग, वो कल्चर हो गया आपका। तो ये वाले कल्चर है आपके इसमें, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या था मेच्योर हड़प्पन कल्चर में जहाँ हमें अर्बन सिविलाइजेशन, प्लान सिटीज, राइटिंग सिस्टम और एडवांस ट्रेड एंड क्राफ्ट मिलता है, वहीं लेट हड़प्पन पीरियड में रूरल हो जाते हैं हम, पीछे चले जाते हैं बिल्कुल। विलेजेस में जो शहर थे, बड़े बड़े प्लान शहर थे, प्लान घर, प्लान नालियाँ, सड़कें, अब वो आड़े टेढ़े इधर उधर घर बनने छोटे मोटे, और या क्लस्टर में घर बनना, विलेज सिस्टम चालू हो गया था। राइटिंग सिस्टम खत्म हो गया था, चालकोलिथिक पीपल डिडंट नो हाउ टू राइट, इंडस वैली पीपल न्यू हाउ टू राइट। अबाउट 8000 years ago Indus people knew how to write, but 5000 years ago Chalcolithic period people they didn't know how to write। 3000 साल में वो लोग भूल गए लिखना कैसे है। और ये एडवांस जो ये लेस एडवांस थी इकोनॉमी। फिर इकोनॉमी एंड लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशन, लेट हड़प्पन पीरियड मोस्टली जो थे गाँव में रहते थे और एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हंटिंग, फिशिंग करते थे। ट्रेड खत्म हो गया था, आर्ट एंड क्राफ्ट खत्म हो गया था, शिप बिल्डिंग खत्म हो गई थी। जो अभी सब लोग बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट बचाओ, पेड़ मत काटो, जंगल बचाओ, इसलिए बोलते हैं। जब मार पड़ती है नेचर की तब ये होता है, सब खत्म हो जाता है, आदमी पीछे चला जाता है, हजारों साल पीछे चले गए वो लोग जो डेवलपमेंट किया था। न्यू पॉपुलेशन एलिमेंट्स क्या थे, कुछ जो है पॉटरी में थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ था,
ये बोला जा सकता है। कंट्रीब्यूशन क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये एक पार्ट है हमारा लास्ट पार्ट कि बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन ने क्या कंट्रीब्यूट करा है, यानी एक यूनिक आइडिया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइड करता है। बेसिकली समझ में आया कि कोई ऐसी चीज़ जो कि उन्हीं ने डेवलप करी, उन्हीं ने उसको मास्टर किया और उनकी तरह और कोई मास्टर नहीं कर सका उस चीज़ को, तो ये उसका कंट्रीब्यूशन है। जैसे कंप्लीटली डिसअपियर तो हुआ नहीं था ये, और बहुत सारी जगह पे अपने आप ही एब्जॉर्ब हो गया बाकी छोटी मोटी जगहों पे, जैसे वहाँ के लोग कहीं चले गए, कुछ कुछ टेक्नोलॉजी ले गए होंगे जिससे हमने और कुछ नई चीज़ें डेवलप करी, ऐसा कुछ कुछ। कंट्रीब्यूशन साइंस एंड टेक, तो पहले वेट्स एंड मेजर्स जो उन्होंने दिया था हमें, ठीक है, 16 का मल्टीपल में, तो वो हो गया। तो फर्स्ट एक्यूरेट स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। फिर आपका जो हो गया आर्ट एंड क्राफ्ट में जो उनका कंट्रीब्यूशन था, स्कल्पचर, सील्स, पॉटरी, ज्वेलरी, मटेरियल्स उनको यूज़ कर जाता, टेराकोटा, स्टोन और मेटल सारे, स्पेसिफिकली ब्रॉन्ज। फिर ट्रेड में मैरीटाइम ट्रेड नेटवर्क, दिलमुन और मागन, है ना, इससे ट्रेड रिलेशन थे हमारे, यहाँ शिप जाया करती थी, तो मैरीटाइम ट्रेड हुआ करता था इराक, ईरान, कुवैत, रशिया, सीरिया, इनके साथ, नॉट रशिया, सीरिया। कंट्रीब्यूशन अर्बन प्लानिंग में जो ग्रिड पैटर्न है इनका सिटीज़ का वो, फिर सैनिटेशन हो गया, स्ट्रीट्स हो गई इंटरसेक्टेड राइट एंगल्स, ड्रेनेज सिस्टम हो गया इनका, तो एक यूनिक अचीवमेंट था उस टाइम का ये। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, नॉट फाउंड इन मैनी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। फिर एग्रीकल्चर में इनका जो था क्रॉपिंग सिस्टम स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट, मिक्स क्रॉपिंग के बारे में हमें मालूम पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया मिक्स क्रॉपिंग हो सकता है अलग अलग जो है, जैसे मिक्स क्रॉपिंग में अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो रियरिंग कर रहे हो, एनिमल रियरिंग। फिर मल्टी क्रॉपिंग के बारे में समझ में आता है हमें, मल्टी क्रॉपिंग में होता है एक साथ बहुत सारे, एक साथ दो या दो से ज़्यादा टाइप के अनाज एक साथ उगाना, ये मल्टी क्रॉपिंग होता है। मिक्स क्रॉपिंग में होता है आपका अलग अलग सीजन पे अलग अलग जो क्या बोलते हैं, मिक्स क्रॉपिंग में एक्चुअली होता है जैसे मैंने वीट लगाया एक सीजन, अगले सीजन में मैंने लगा दिया आपका राइस, अल्टरनेट सीजन कर सकता हूँ मैं, वो मिक्स क्रॉपिंग हो गई। अभी मल्टी क्रॉपिंग में एक ही सीजन में मैं दो या दो से ज़्यादा जो है क्रॉप्स वो लगा रहा हूँ, तो ये मल्टी क्रॉपिंग हो गई। तो ये दोनों का आइडिया था, डबल क्रॉपिंग का आइडिया था, डबल क्रॉपिंग सिस्टम। अभी ये लगाया है एक और ये दो, और इसके बीच में एक चीज़ लगाई है, अगली बार इसके बीच में ये लगा देंगे, डबल क्रॉपिंग सिस्टम हो गया है। फिर इरिगेशन मेथड्स थे इनके पास, कनाल्स मिले हमें, जैसे मैंने बताया ढोलावीरा में, ठीक है। फिर रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस का भी कुछ हमें आइडिया मिलता है, जैसे बरियल प्रैक्टिस जो थे अपने बरी, यानी जो अपने डेड थे उनको बरी करते थे ये लोग। फिर जो अभी भी तक हमारे पास रिलीजियस ट्रेडिशन जो चल रहे हैं वो शिवा वर्शिप, लिंगम वर्शिप, पीपल ट्री की, फिर गॉडेस वर्शिप, बुल वर्शिप, रिलीजियस बेथिंग, जो ग्रेट बात हमें मिला है इसमें, ये सब हम आज भी करते हैं हिंदू धर्म में हमारे। फिर कल्चरल कंटिन्यूटी जो है यही सारी आपकी, पूजा करने से पहले नहाने का रिचुअल, ऑलराइट। अब ये यहाँ पे एक टेबल है भैया पोस्ट अर्बन फेस का, कि क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था, क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है, तो ये पढ़ लेना बेसिकली, कहाँ से क्या आता था, कहाँ से क्या नहीं आता था। अब जो कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जो मिला है मुझे, वो ये है जेबू बुल का, वन हम्ड बुल, ओके। अगर मोहनजोदारो मूवी अगर देखी होगी आपने तो उसमें एक सिंगा बोलते हैं इसको, ठीक है, एक सिंगा, लार्ज हम बुल हो गया ये आपका, तो ये सील्स में काफ़ी मिलता है। फिर सेंटर है यहाँ पे दिए हुए कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन के, सेल्फ शेल का नागेश्वर बालाकोट, लपिस लजुली का छोटू गाई,
स्टेटाइट का साउथ राजस्थान। अब और सोर्सेस है रॉ मटेरियल के, जैसे रोरी शर्ट है, रोरी रीजन में मिलता है पाकिस्तान के, रोरी एक गाँव वो है, शहर है पाकिस्तान में, वहाँ मिलता है। तो फाइन ग्रेन सेडिमेंटरी रॉक है ये, स्टोन ब्लेड और स्टोन टूल्स बनाए काम आता है। कॉपर हमें मिलता है खेतरी माइंस से, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है ये खेतरी माइंस का, तो राजस्थान में है ये। गोल्ड मिलता है कोला गोल्ड फील्ड से। अब द ओनली प्रॉब्लम इज कि उस टाइम पे यहाँ पे तो चालकुलिथिक चालू हो गया था, नहीं आई एम सॉरी, यहाँ पे तो चालकुलिथिक पीरियड भी चालू नहीं हुआ था। चालकुलिथिक पीरियड भी जो साउथ इंडिया है वहाँ पे ज़्यादा नहीं, 3000 से यानी 3000 या 4000 साल पुराना होगा चालकुलिथिक पीरियड, 2500 BC समथिंग। उस टाइम पे चालकुलिथिक पीरियड अपने मेच्योर फेज में था साउथ इंडिया में। तो वहाँ से कोलार गोल्ड फील्ड से कैसे ही इनने लिया होगा गोल्ड, या वहाँ पे कौन रहता था पहले, इसका कोई आइडिया नहीं है। और सिल्वर जावर माइंस राजस्थान से ही मिला है हमें। फिर हड़प्पन पॉटरी में कुछ मोटिव्स मिलते हैं, जैसे पीपल का हो गया एक, पीपल बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है वहाँ का। फिश डिजाइन, जिगजैग लाइंस, फिर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। फिर फ्लोरा में एनिमल में आपको जेबू मिलता है, टाइगर मिलता है, ठीक है। फिर फायर वर्शिप के भी एविडेंस कुछ जगह पे मिले हैं, यानी हर जगह नहीं मिला, कुछ जगह पे मिले फायर अल्टर्स मिले आपके कालीबंगन और लोथल में। ये एज अ वन लाइन जो आपका यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, वन लाइन वाला स्टेटमेंट में, उसमें ये ऐसा आ सकता है कि और इज देयर अ चांस दैट द पीपल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड टू वर्शिप वैदिक गॉड्स, या यूज्ड टू गिव यूज्ड टू गिव बलि या सेक्रीफाइस जो बोलते हैं वैदिक कल्चर में, टू द गॉड्स। तो ये हो सकता है अब, या कोई रिलीजन से लेकर सिचुएशन वो आ सकता है। तो फायर वर्शिप में कुछ तो मिला है। अब इन्होंने किया जो वहाँ पे रहते थे, या कोई बाहर से आया, जो बाहर से आपके ट्रेडर्स वगैरह आते थे वो लोग करते थे, क्योंकि ईरान वगैरह से भी हमारा रिलेशन था। जोरास्ट्रियनिज्म जोरास्ट्रियनिज्म तब डेवलप होना शुरू हो गया था, जो कि फायर की पूजा करते हैं। तो हो सकता है कि वो लोग इधर आके अपने अपने फायर अल्टर वगैरह बनाए हो, कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है कुछ वैदिक पीपल हो यहाँ पे ऑलरेडी, जैसे हमें सुरकोतड़ा में जो हॉर्स का एविडेंस मिलता है, तो हो सकता है आर्यंस आए हो जो कि अपना वैदिक कल्चर अपने साथ लाए हो, और हो सकता है वो लोगों ने फायर अल्टर बनाया हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यानी इट इज़ जस्ट एन एविडेंस, इट इज़ नॉट अ श्योर शॉट कि ऐसा कुछ होता होगा, जस्ट एन एविडेंस एंड जस्ट एन हाइपोथेसिस। तो इसी के साथ खत्म होता है भैया हड़प्पन सिविलाइजेशन अपना। इसमें ज़्यादा अब आपको समझ में तो आ गया होगा। इसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं वो हमें जो याद रखने की चीज़ें हैं वो ये है, जो क्वेश्चन पूछता है मोस्टली, अगर कोई पूछेगा अगर आपसे कोई क्वेश्चन तो कभी यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस, तो पूछेगा किस शहर में क्या मिला, सिटीज। प्री का सबसे फेवरेट पार्ट तो सिटीज ही है। मेंस में अगर पूछेगा तो इकोनॉमी पूछ लेगा, इकोनॉमी कैसी थी आईबीसी की, या सोशल या सोसाइटी कैसी थी आपकी, क्या क्या मिला है, एविडेंस क्या मिला है। या डिक्लाइन पूछ लेगा, डिक्लाइन काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, डिक्लाइन पूछना, डिक्लाइन पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है इसमें से। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आराम से पढ़िएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट हम चालू करेंगे जो अगला जो हमारा रहेगा, टॉपिक 4 रहेगा हमारा वो, और टॉपिक 4 है हमारा वैदिक पीरियड। और यहाँ से इमर्जेंस होता है जो कि बोला जाता है हमारा सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का जो आपका सिस्टम है, यहाँ से शुरू होता है वैदिक पीरियड से। किस तरीके से और कौन लोग थे जिन्होंने वैदिक कल्चर को इंडिया में स्टैब्लिश किया, इंडिया में वैदिक कल्चर कैसे आया, फिर उनकी क्या क्या किताबें थी, जो कि वैदिक लिटरेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर्यंस किस तरीके से इंडिया में दाखिल हुए, उन उन्होंने यहाँ पे जो इंडिजिनस लोग थे उनके साथ क्या किया, क्या उनके साथ मिल गए या उनको ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये उसकी थ्योरीज मिलती है हमें, आर्यन इन्वेजन थ्योरी है। फिर सोसाइटी कैसी थी उस टाइम पे, आर्यंस के टाइम पे, और उस चीज़ को हम डिवाइड करेंगे जो ऋग्वेदिक पीरियड है उसमें और लेटर वैदिक पीरियड है उसमें, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक।
उस हिसाब से आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा क्लियर कि जो स्टार्ट हुआ था वैदिक कल्चर उसमें क्या क्या सिचुएशंस थी, क्या क्या सोसाइटी थी, कैसी कैसी इकोनॉमी थी, और फिर जब वो आज उससे हम 1000 साल आगे चले जाते हैं जो लेटर वैदिक पीरियड आता है, तो उस टाइम इकोनॉमी कैसी हो गई थी और पॉलिटी कैसी थी उस टाइम की सोसाइटी, रिलीजन क्या था, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसमें। ओके देन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन मस्त रहो, पी के पढ़ो, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आपको आपके सारे नोट्स मिल रहे हैं। प्लीज एंड प्लीज join my telegram channel to get all the notes for free of course. There's absolutely no charge, plus I also put in important maps and tables right there so that आपको थोड़ा सा कुछ इंटरैक्टिव अगर कुछ आप देखना चाहो तो वो मिल जाए वहाँ पे एसोसिएटेड विद दिस। आप जिस भी कोचिंग के मटेरियल से या जिस भी बुक से पढ़ते हैं, प्लीज डू अटैच ऑल दोज मैप्स और या एंड दोज चार्ट्स टू वट एवर योर स्टडी मटेरियल इज। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, अगर आपको क्विक रिवीजन करना है देन यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन a lot of many books. You can just find these PDFs and just go through it once. और आप खुद ही देख रहे हैं, जैसे मैंने खुद बता रहा हूँ, जैसे ये जो हमने बात करी, इतना बड़ा टॉपिक हमने 10 पेज में ख़त्म कर लिया। उसी तरीके से सब छोटा छोटा ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इतना कि आपका जल्दी से जल्दी टॉपिक ख़त्म हो जाए। और एनसीईआरटी डिस्टिल्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है दैट आई रियली 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 डोंट वांट यू टू वेस्ट योर precious time on studying NCERTs multiple times. That is what I thrive for right here. 4 बार एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, 1000 पेज, 4 बार 4000 पेज तो ये हो गए। आपके पास इतना समय नहीं है, आपको वो और भी चीज़ें पढ़नी है, आपको टेस्ट लगाने हैं, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको फाउंडेशन से ऊपर उठना है। फाउंडेशन ही नहीं पढ़ते रह सकते। बेस एक बार बन गया, बेस को बार बार नहीं बनाइएगा। बेस के ऊपर अब बिल्डिंग बांधने का समय है, तो उसके ऊपर बिल्डिंग बांधने का सोचिए, बेस के पीछे मत भागिए। बेस अगर आपको करना है, आप एक बार एनसीईआरटी पढ़िए और एक बार आप फिर उसके बाद अगर आपको कभी भी रिवाइज करना है तो आप बस ये लेक्चर देख लीजिए। और अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते हैं, आप टोटली इग्नोर कर देते हैं, तो अगर आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे तो मैंने पूरा एनसीईआरटी क्लब करके एक ही जगह पे रखा है। प्लीज डाउनलोड दीज नोट्स फ्रॉम द टेलीग्राम। प्लीज डू फॉलो मी और ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल @pk पढ़ो। एंड आई वुड रियली लाइक कि आप लोग प्लीज़ अपना थोड़ा अप्रिसिएशन शो करें मुझे मेरे वीडियोस पे विद लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस। आई वुड रियली लव दैट। दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन to work more hard to deliver the best that I can do. With that, thank you so much. अच्छे से रहिए। All the best. See you in the next class. Good night. Bye.